सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे तुम्हारा बॉडी एक परफेक्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करता है और कैसे किडनीज तुम्हें हेल्दी रखने के लिए कंटिन्यूअसली वेस्ट रिमूव करती हैं। बिल्कुल। और नीट यूजी के स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, आई मीन ये एनसीईआरटी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। और हम अपने सभी नीट एस्पिरेंट्स को याद दिलाना चाहेंगे कि बस कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच ही जाओगे। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज की। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एग्जैक्टली इस पूरे सिस्टम को अनपैक करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करें? आई थिंक सिस्टम को समझने से पहले ना हमें ये जानना होगा कि बॉडी में बेसिकली किस टाइप का कचरा यानी वेस्ट जमा होता है। जब हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट्स, तो बॉडी एक्चुअली प्रोड्यूस क्या कर रही है? तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पर हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ओके। और इनका बाई प्रोडक्ट होता है वेस्ट। मेनली 3 मेजर टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ओके, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। हाँ, और इन तीनों का नेचर बिल्कुल अलग है। अगर अमोनिया की बात करें तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, वेरी टॉक्सिक। इसे एलिमिनेट करने के लिए ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अच्छा, मतलब अगर अमोनिया इतना टॉक्सिक है और उसको निकालने के लिए इतना वाटर रिक्वायर्ड है, तो आई मीन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो वैसे ही डिहाइड्रेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए अमोनिया एक्सक्रीट करना, जिसको अमोनोटेलिक होना कहते हैं, ये सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स अफोर्ड कर सकते हैं। बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस या एक्वाटिक इंसेक्ट्स। वो तो वैसे ही पानी में है। राइट, पानी की कोई कमी नहीं उनके पास। बिल्कुल, वो बेसिकली अपने गिल्स या बॉडी सरफेस से अमोनिया डायरेक्टली सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं। मेक सेंस। लेकिन हम मैमल्स का क्या? हम भी तो प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो अमोनिया तो हमारी बॉडी में भी फॉर्म होता ही होगा। हम इसको कैसे हैंडल करते हैं? यहां पर हमारा लिवर एक हीरो की तरह एक्ट करता है। मतलब लिवर अमोनिया को एक कॉम्प्लेक्स साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ओ, कन्वर्ट कर देता है? हाँ, क्योंकि यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए मॉडरेट वाटर की जरूरत होती है। इसीलिए ह्यूमंस और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक होते हैं। लिवर यूरिया बनाता है और ब्लड उसे किडनीज तक ट्रांसपोर्ट करता है फिल्टर होने के लिए। वाओ, ये तो काफी स्मार्ट है। आई मीन लिवर बेसिकली उस टॉक्सिक वेस्ट को कम डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और तीसरा क्या था? यूरिक एसिड, राइट? हाँ, यूरिक एसिड। ये टॉक्सिसिटी के स्केल पर एकदम बॉटम पर आता है, लीस्ट टॉक्सिक। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको निकालने के लिए मिनिमम वाटर लॉस होता है। मिनिमल वाटर लॉस, तो ये मोस्टली ड्राई एरियाज वाले एनिमल्स में होता होगा। एग्जैक्टली। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स ये सब यूरिकोटेलिक होते हैं। वो अपने वेस्ट को ना एक पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ताकि उनकी बॉडी का प्रेशियस वाटर बिल्कुल वेस्ट ना हो। लाइक बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स देखी हैं सबने, वो सेमी सॉलिड होती हैं। परफेक्ट एनालॉजी। बिल्कुल, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है एक तरह से। ओके, तो वेस्ट टाइप्स तो क्लियर हो गए। अब उस मशीनरी पर आते हैं जो इस वेस्ट को फिल्टर करती है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनसीईआरटी में एनाटॉमी को लेकर क्या डिटेल्स हैं? सिस्टम एनाटॉमी काफी प्रिसाइज है। हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड। अगर पोजीशन देखें तो ये T12 से L3 वर्टेब्रा के लेवल पर होती हैं। T12 से L3, ओके। राइट, और इनका वेट लगभग 120-170 ग्राम्स होता है। उसके अलावा सिस्टम में यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं। लेकिन ये यूरेटर्स और ब्लैडर तो बेसिकली प्लम्बिंग पाइप्स और स्टोरेज टैंक है, राइट? असली काम तो किडनी के अंदर हो रहा है। हाँ, अगर किडनी को क्रॉस सेक्शन में देखें तो उसके 2 मेन जोन्स होते हैं। एक आउटर जोन जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं और एक इनर जोन जिसको मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला आगे चलकर कोनिकल मासेस में डिवाइडेड होता है, जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। मेड्यूलरी पिरामिड्स, ओके। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा इन पिरामिड्स के बीच में भी एक्सटेंड करता है। इन एक्सटेंशंस को कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ये नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए आप सब। ओके, अगर किडनी एक शहर का मेन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो उस प्लांट के अंदर जो
इंडिविजुअल आरओ प्यूरिफायर्स हैं, वो क्या है? इन इंडिविजुअल प्यूरिफायर्स को नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर एक किडनी में रफली 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स हर किडनी में, वाओ। बिल्कुल। और एक नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला ग्लोमेरुलस, जो फाइन कैपिलरीज का एक डेंस गुच्छा है, एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेकर यहाँ आती है। और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, जिसकी शुरुआत एक कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है, जिसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, और इन दोनों को मिलाकर माल्पीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल की इनर वॉल पर स्पेशल सेल्स होती हैं, पोडोसाइट्स। ये इस तरह से अरेंज्ड होती हैं कि उनके बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाते हैं। यानी एक अल्ट्राफाइन छलनी जैसा। एग्जैक्टली। और तबले वहां से आगे बढ़ती है इनटू पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है एक हैपेन जैसा स्ट्रक्चर, हेनलीज लूप, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है। फिर डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट। ओके, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ आ गया, आरओ प्यूरिफायर के पार्ट्स पता चल गए, पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? आई मीन यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या हैं? यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप्स हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। पहला है फिल्ट्रेशन। हमारी किडनीज ना हर मिनट लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करती हैं। वेट 1100 से 1200 ml ब्लड हर मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये हमारे हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड का लगभग 1/5 हिस्सा है। जब ये ब्लड ग्लोमेरुलस में प्रेशर से आता है, तो प्लाज्मा का लगभग सारा हिस्सा सिर्फ प्रोटीन्स को छोड़कर बोमन्स कैप्सूल में छन जाता है। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, तो इस रेट से तो दिन भर में बहुत सारा फिल्ट्रेट बन जाता होगा। तुम गेस करो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर 125 ml पर मिनट होता है। इसका मतलब दिन भर में करीब 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बनता है। क्या 180 लीटर्स? अगर दिन में 180 लीटर्स फिल्टर हो रहा है, तो हम एक्चुअली पास तो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर्स यूरिन ही करते हैं। बाकी का पानी कहाँ चला गया? वही तो दूसरा स्टेप है, रीअब्जॉर्प्शन। जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना है, उसमें सिर्फ वेस्ट नहीं है, उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, एसेंशियल सॉल्ट्स और बहुत सारा वाटर है। ट्यूब्यूल्स इसमें से नियरली 99% फिल्ट्रेट को ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। 99%? लेकिन अगर 99% वापस ही लेना था ब्लड में, तो फिल्टर ही क्यों किया? पहले ही कचरा अलग क्यों नहीं कर लिया? ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर यही सबसे एफिशिएंट तरीका है। सोचो, तुम्हारी एक ड्रॉर बहुत मैसी है, उसमें से सिर्फ कचरा चुन चुन के निकालना ज्यादा मुश्किल है। उसके बजाय तुम पूरी ड्रॉर को बिस्तर पर उलट देते हो और जो काम की चीजें हैं उन्हें तेजी से वापस उठा लेते हो। जो बच गया वो कचरा है। ओह वाओ, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। मतलब काम की चीजें पहचानना ज्यादा आसान है। बिल्कुल। और इस प्रोसेस के बाद आखिरी स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी अगर कुछ H+ आयंस, K+ आयंस या अमोनिया ब्लड में रह गया है, तो ट्यूब्यूल की सेल्स उन्हें डायरेक्टली फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर देती हैं। ये एसिड बेस और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। गॉट इट। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। अब जरा नेफ्रॉन की इन अलग-अलग ट्यूब्स के फंक्शन पर बात करते हैं। कौन डिसाइड करता है कि क्या रखना है और क्या फेंकना है? हर हिस्से का अपना रोल है। पीसीटी जो है ना, वो मैक्सिमम काम करता है। करीब 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है जो सरफेस एरिया ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देती है। ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का 100% एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यही होता है। ओके, और उसके बाद वो यू टर्न जैसा स्ट्रक्चर, हेनलेज लूप, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे वो हमेशा मॉल की उन एस्केलेटर्स की तरह लगता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। हेनलेज लूप एक्चुअली यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का मेन काम करता है, एक मैकेनिज्म के थ्रू जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट, राइट? हाँ, तो एक डिसेंडिंग लिम्ब है जिसमें फिल्ट्रेट नीचे जाता है और एक असेंडिंग लिम्ब जिसमें ऊपर आता है। दोनों में फ्लो ऑपोजिट है। और इस लूप के ठीक पैरेलल वासा रेक्टा की कैपिलरीज चलती हैं। वहां ब्लड का फ्लो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इस ऑपोजिट फ्लो से अचीव क्या हो रहा है? इनका एक ही गोल है, मेडुला के टिश्यू को एक्सट्रीम सॉल्टी बनाना। देखो, असेंडिंग लिम्फ ना पानी के लिए इम्पर्मिएबल है, पानी बाहर नहीं निकल सकता, पर वो एग्रेसिवली इलेक्ट्रोलाइट्स यानी NaCl को बाहर टिश्यू में पंप करता है। अच्छा, तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है वो नमक बाहर फेंक रहा है। एग्जैक्टली।
और इसकी वजह से कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला तक आते आते ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से बढ़कर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाती है। यानी टिश्यू स्पेस बहुत सॉल्टी हो जाता है। ओ, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि बाहर इतना नमक है, जब डिसेंडिंग लिम्ब से नया फिल्ट्रेट नीचे आएगा जो कि वाटर परमेएबल है, तो ऑस्मोसिस की वजह से सारा पानी टिश्यू की तरफ खिंच जाएगा। यू नेल्ड इट। बाहर की एक्सट्रीम सॉल्टीनेस पानी को फौरन लूप से बाहर निकाल लेती है। इस मैकेनिज्म की वजह से ही हम ह्यूमंस इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाओ, 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड। ये मैकेनिज्म बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन इस पूरी फिल्ट्रेशन फैक्ट्री का मैनेजर कौन है? I mean, अगर मैं किसी दिन बहुत पानी पी लूं, तो किडनीज को कैसे पता चलेगा कि आज पानी बचाने की जरूरत नहीं है? इसको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स काम आते हैं। मेन प्लेयर्स हैं हाइपोथैलेमस, जेजेए और हमारा हार्ट। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, एडीएच यानी वैसोप्रेसिन। ADH, और वो क्या करता है? वो ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट्स स्पेशली डीसीटी को बोलता है कि वाटर रीएब्जॉर्ब करो ताकि पानी वेस्ट ना हो। जब डिहाइड्रेशन ठीक हो जाता है तो एडीएच रिलीज बंद हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए? फिर तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन ही रुक जाएगा, प्रेशर नहीं होगा तो। यहाँ रोल आता है जेजीए का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। जैसे ही जीएफआर या बीपी कम होता है, जेजीए के सेल्स रेनिन RENIN नाम का एक एंजाइम रिलीज करते हैं, और ये रेनिन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन होता है, जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन I और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओ, तुरंत प्रेशर इंक्रीज। हाँ, और इतना ही नहीं, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को भी ट्रिगर करता है, जो डीसीटी से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ, अगर ये सिस्टम बीपी लगातार बढ़ाता रहा और मशीनरी ओवरवर्क करने लगी, तो क्या ये डेंजरस नहीं हो जाएगा? कोई ब्रेक है इस सिस्टम में? बिल्कुल है, और वो ब्रेक हमारा हार्ट लगाता है। जब हार्ट के एट्रिया में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर यानी ANF रिलीज करते हैं। ANF क्या करता है? ANF वैसोडाइलेशन करवाता है, यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। सो ये एसेंशियली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर एक नेचुरल ब्रेक की तरह काम करता है। वाओ, हार्ट और किडनी एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं। सो फैसिनेटिंग। ओके, अब यूरिन बन गया, बॉडी से बाहर कैसे आएगा? इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। नेफ्रॉन से तैयार यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। जब ये ब्लैडर लगभग हाफ फुल हो जाता है, तो उसकी वॉल्स पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को सिग्नल भेजते हैं। और फिर CNS कमांड देता होगा। राइट, CNS मोटर सिग्नल्स भेजता है, जिससे ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसी एग्जैक्टली सेम टाइम पर यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, जिससे यूरिन रिलीज हो जाती है। अच्छा, क्या सिर्फ किडनीज ही ये क्लीनिंग का काम करती हैं या कोई और ऑर्गन्स भी हैं? लंग्स, लिवर और स्किन भी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। लंग्स लगातार CO2 और वाटर वेपर रिमूव करते हैं। लिवर जो है वो बाइल के थ्रू बिलीरुबिन, बिलीवर्टिन और कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करता है। और स्किन? पसीना आना भी एक्सक्रीशन है ना? हाँ, स्किन के स्वेट ग्लैंड्स से NaCl और थोड़ा यूरिया निकलता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम रिलीज करते हैं, जो स्टेरोल्स और वैक्सेस जैसा कचरा रिमूव करता है। तो पूरा बॉडी एक्चुअली एक सिंक्रोनाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन जब ये किडनीज फेल हो जाएं, तब क्या होता है? किडनीज ठीक से काम ना करें तो ब्लड में यूरिया डेंजरसली हाई हो जाता है। इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग है। और दूसरे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं रीनल कैल्कुलाई, जिसको कॉमन भाषा में किडनी स्टोन्स कहते हैं। ये एक्चुअली कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के इनसॉल्युबल मासेस होते हैं। आउच, स्टोन्स तो बहुत पेनफुल होते हैं। बहुत। एक और डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन अगर किसी का सिवियर यूरेमिया हो और किडनीज बिल्कुल बंद हो जाएं, तो क्या उन्हें हीमोडायलिसिस पर रखते? हाँ, हीमोडायलिसिस बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी है,
पेशेंट का ब्लड निकालकर एक मशीन में भेजा जाता है। इस ब्लड में एक सेलोफेन ट्यूब होती है जो डायलाइजिंग फ्लूइड में डूबी होती है। ये सेलोफेन ट्यूब कैसे फिल्टर करती है बिना नेफ्रॉन्स के? सिंपल डिफ्यूजन से। डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन बिल्कुल हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। तो क्योंकि ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा है और फ्लूइड में बिल्कुल नहीं, यूरिया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्यूब से फ्लूइड में चला जाता है। ब्लड क्लीन हो जाता है। वाओ, फिजिक्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन बायोलॉजी में। लेकिन डायलिसिस परमानेंट क्योर तो नहीं है। अल्टीमेट क्योर तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा। मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि ट्रांसप्लांट हमेशा किसी क्लोज रिलेटिव से ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट है, वो फॉरेन ऑर्गन को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। अगर डोनर क्लोज रिलेटिव होगा तो टिश्यू और ब्लड ग्रुप्स ज्यादा क्लोजली मैच करेंगे और रिजेक्शन का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। इम्यून रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए। गॉट इट। पूरा चैप्टर बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल। अगर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को 10 लॉजिकल लिंक से समझें तो नीट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सही कहा। ओके, जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ेंगे। हमने देखा कि हीमोडायलिसिस मशीन आर्टिफिशियल किडनी की तरह वेस्ट निकाल देती है, लेकिन नेचुरल किडनीज एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन भी बनाती हैं और विटामिन डी एक्टिवेट करती हैं। इंटरेस्टिंग। तो सोचिए, अगर कोई पेशेंट पूरी तरह डायलिसिस पर है और मशीन हार्मोन्स नहीं बना सकती, तो उसकी आरबीसी काउंट और बोन हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा और उसे क्या ट्रीटमेंट चाहिए होगा? ये सच में डीप कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल। आप सभी कमेंट्स में अपने आंसर्स और लॉजिक जरूर शेयर करें। हम देखते हैं किसने सबसे अच्छे से एनसीईआरटी को कॉम्प्रिहेंड किया है। तो कंसिस्टेंट रहिए, अपनी नीट प्रेप में लगे रहिए और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।